हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एमपीपीएटी में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे एमपीपीएटी का प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का पेपर। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएटी के पेपर में आते हैं। तो दोस्तों इसमें से भी कुछ जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हुआ एमपीपीएटी की एग्जाम में रिपीट होते हैं। वह दोस्तों यह जो क्वेश्चन है जो एमपीपीएटी के पेपर 2019 में आ चुके हैं, यह क्वेश्चन दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों आज जो हम मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं यह एग्रीकल्चर 1, 2, 3 से संबंधित है। मतलब दोस्तों इसमें आज हम पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन व एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन पेपर की ओर। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह देखते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि फूलगोभी में छोटे छोटे फुटकी के विकास को क्या कहते हैं, किस रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों बताना है कि जो फूलगोभी में छोटे छोटे फुटकी के विकास होते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है, विप्टेल के रूप में, बटनिंग के रूप में, अंधता के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा बटनिंग। फूलगोभी में छोटे छोटे फुटकी के विकास को हम बटनिंग के रूप में जानते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोपण की किस विधि में पौधे से पौधे की दूरी की तुलना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक होती है। तो दोस्तों बताना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोपण की किस विधि में पौधे से पौधे की दूरी की तुलना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक होती है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से दिए हुए हैं, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या विकर्णी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा आयताकार। आयताकार विधि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक या एक से अधिक मौसमों के लिए किसी क्षेत्र को खाली रहने देना क्या कहलाता है। मतलब दोस्तों क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक या एक से अधिक समय तक के लिए किसी भूमि को खाली रहने देना या जमीन खेती को खाली रहने देना क्या कहलाएगा। सस्यावर्तन, क्षेत्र प्रति, या एकदा सस्यन, या बहुसस्यन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा क्षेत्र प्रति। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर देखिए क्षेत्र प्रति दिया हुआ है। दोस्तों आप इस प्रकार से समझिए कि हम जब गांव में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जब सोविंग करते हैं, मतलब बुआई करते हैं किसी भी क्रॉप की, तो दोस्तों वहाँ पे हम खेती कर रहे हैं और दोस्तों वो बुआई करने के बाद में जब हम कि बहुत समय तक के उस जमीन को या उस जगह को खाली रख देते हैं तो दोस्तों वह कहलाएगा क्षेत्र प्रति। मतलब किसी भूमि को खाली रहने देना क्षेत्र प्रति कहलाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है कि पोटेशियम किसके लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है। दोस्तों बताना है कि जो पोटेशियम है यह किसके लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। सीमेंटिंग संश्लेषण के लिए, रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए, पर्णहरित संश्लेषण के लिए, या प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए। दोस्तों इसका जो आंसर होगा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए पोटेशियम एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो किस प्रकार से दिया हुआ है कि यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि रबी ऋतु के दौरान गेहूं की फसल में उगने वाला खरपतवार कौन सा है। तो दोस्तों बताना है कि रबी ऋतु में गेहूं की फसल में अधिकांशतः कौन सा खरपतवार उगता है। ऑप्शन है मोथा, चिनोपोडियम एल्बम, या जंगली ज्वार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन को बहुत ही घुमा फिरा के बताया गया जो कि अभी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा चिनोपोडियम एल्बम। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर होगा चिनोपोडियम एल्बम। क्वेश्चन समझिए दोस्तों, रबी ऋतु के दौरान गेहूं की फसल में होने वाला खरपतवार कौन सा है। तो दोस्तों रबी ऋतु के दौरान जो गेहूं की फसल में होने वाला खरपतवार है वह है बथुआ, जिसका बॉटनिकल नेम है चिनोपोडियम एल्बम। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाने के लिए उसका जो बथुआ जो घास होता है जो
उसका चिनोपोडियम एल्बम बॉटनिकल नेम दे दिया गया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो सके। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आप सभी को सभी हर प्रकार की क्रॉप्स जैसे ऑयल सीड हो गया, सीरियल्स क्रॉप्स या फॉरेस्ट क्रॉप या पल्सेस क्रॉप सभी के आपको बॉटनिकल नेम याद रखना है ताकि यह आपके MPP8 एग्जाम क्रैक करने के लिए आपकी अच्छी हेल्प हो सके। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि में सिंचाई की कुशल सामान्य विधि कौन सी है? दोस्तों बताना है इनमें से जो कृषि की जो सिंचाई की कुशल सामान्य विधि है वो कौन सी है? सतही सिंचाई, सचेतक सिंचाई, उपसतही सिंचाई या छिड़कावा सिंचाई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सतही सिंचाई। कौन सा दोस्तों? सतही सिंचाई। कृषि में सिंचाई की कुशल सामान्य विधि कौन सी? तो दोस्तों वह है सतही सिंचाई। सतही सिंचाई इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्म निवृत्ति क्लाइमेट्रिक फल है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक क्लाइमेट्रिक फल है। स्ट्रॉबेरी है, सिट्रस है या केला है या अंगूर है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी केला यह एक क्लाइमेट्रिक फल होता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो किस प्रकार से दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कॉक्सीडियोसिस किसके कारण होता है? तो दोस्तों बताना है जो कॉक्सीडियोसिस बीमारी है ये किसके कारण होती है? विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या जीवाणु के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण दोस्तों कॉक्सीडियोसिस बीमारी फैलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जब पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल लगाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल लगाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों मैं ये जो क्वेश्चन है इसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे दोस्तों हम जब खरीफ ऋतु में धान की बुआई करते हैं तो जब धान कटने वाला होता है, धान की फसल जब कटने पर आ जाती है तो कटाई के समय या उससे कुछ दिन पहले हम उड़द की बुआई कर देते हैं। तो दोस्तों यह एक उदाहरण हो गया धान और उड़द का। अब दोस्तों आपको बताना यह जो फसल लगाई जाती है इसका जो उदाहरण है वह अनुपद सस्यन होगा या सस्यावर्तन या द्विसस्यन या अनुक्रमिक सस्यन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा अनुपद सस्यन। अनुपद सस्यन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ही खेत में साल दर साल गेहूं की रोपाई करना क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक ही खेत में साल दर साल गेहूं की रोपाई करना क्या कहलाता है? अनुपद सस्यन, एकल सस्यन या सस्यावर्तन या अनुक्रमिक सस्यन। तो दोस्तों उसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा एकल सस्यन। दोस्तों क्वेश्चन समझिए कि एक ही खेत में साल दर साल गेहूं की रोपाई करना क्या कहलाएगा? वह हो जाएगा एकल सस्यन। मतलब हर एक साल में सिर्फ एक ही क्रॉप को लगाना वह एकल सस्यन कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रमिक मौसम में एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसल उगाने को कहा जाता है। तो दोस्तों बताना है एक क्रमिक मौसम में एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसलों को उगाना क्या कहलाएगा? मिश्रित कृषि, बहुसस्यन, सस्यावर्तन। सस्यावर्तन मतलब होता है दोस्तों क्रॉप रोटेशन। उसके बाद में होगा नेक्स्ट ऑप्शन सहकारी कृषि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सस्यावर्तन क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन सी। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खोया में कितने प्रतिशत वसा होती है? दोस्तों बताना है कि खोया में कितने प्रतिशत वसा होती है। 30%, 20%, 5% या 10%। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, खोया में 30% वसा परसेंटेज पाया जाता है, फैट परसेंटेज पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में मिथाइल ब्लूरंजक अपचयन परीक्षण किसे इंगित करता है? ऑप्शन है सूक्ष्मजीवी भार, स्टार्च की मात्रा, प्रोटीन विकृतीकरण या वसा की मात्रा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा सूक्ष्मजीवी भार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकनी मृदा में बहुत कम पौधे किसकी कमी के कारण होते हैं? तो दोस्तों बताना है जब हम चिकनी मृदा में किसी भी प्रकार की
प्लांट्स या क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसकी जो संख्या है, पॉपुलेशन, वह कम क्यों होती है? वायु की मात्रा के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या जल की मात्रा के कारण, या रेत कण के कारण? तो दोस्तों उसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा एयर, वायु की मात्रा। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु की मात्रा के कारण। क्योंकि दोस्तों जो चिकनी मृदा रहती है उसमें वायु का बराबर संचारण नहीं हो पाता, जिसके कारण वहां पे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। और दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं, एक पौधे के उगने के लिए जो मेन जो फैक्टर्स होते हैं, कारक, वह कौन कौन से? पहला हो जाएगा एयर, वाटर एंड टेम्परेचर। यह एंड टेम्परेचर, हाँ दोस्तों, ये जो 3 स्रोत मैंने बताया, एयर, वाटर व टेम्परेचर, ये 3 मुख्य स्रोत है प्लांट की ग्रो के लिए। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूसा नन्हा निम्न में से किसकी किस्म है? दोस्तों बताना है जो क्वेश्चन है, पूसा नन्हा निम्न में से किसकी किस्म है? तो दोस्तों जो पूसा नन्हा है यह एक पपीते की किस्म है। किसकी किस्म है दोस्तों? ऑप्शन है अनानास, केला, पपीता या आम। दोस्तों यह जो किस्म है यह पपीता की किस्म है। अब दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। पूसा नन्हा निम्न में से किसकी किस्म है? तो दोस्तों जो पूसा नन्हा है यह पपीते की किस्म है, यह एक क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों एमपीपीएटी के पेपर में यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि पपीते की सबसे बौनी किस्म कौन सी है? तो दोस्तों जो पपीते की सबसे बौनी किस्म है वह है पूसा नन्हा। तो दोस्तों आप यहाँ भी याद रखिएगा, जो पपीते की सबसे बौनी किस्म है वह है पूसा नन्हा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में से भी 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं जो कि एमपीपीएटी के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूसा चेतकी किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों बताना है कि जो पूसा चेतकी है किस फसल की किस्म है? गाजर की, मूली की, या तोरई की, या खीरा की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा मूली। जो पूसा चेतकी है यह मूली की एक किस्म है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा के घनत्व को मापने की इकाई है। तो दोस्तों बताना है कि जो मृदा के घनत्व को मापने की इकाई कौन सी है? mj-3, m3, या mm की पावर क्यूब, या cm3। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन है mgm-क्यूब। mgm-क्यूब इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। दोस्तों बताना है कि इनमें से गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 3.60%, 2.7%, या 1.63%, या दोस्तों 3.50%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.50% गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कंगायम नस्ल को एक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कंगायम नस्ल है इसे कौन सी नस्ल माना जाता है? बोनी नस्ल, डेयरी उद्देश्य वाली, या जुताई उद्देश्य वाली, या दुई उद्देश्य वाली? तो दोस्तों जो कंगायम नस्ल है यह नस्ल एक जुताई उद्देश्य वाली है, यह जुताई करने के उपयोग में आती है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सभी तकनीकें घरेलू परिरक्षण तकनीक है सिवाय किसके? तो दोस्तों बताना है स्मोकिंग के, निर्जलीकरण के, द्रव स्नेहीकरण के, या लवणन के? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा द्रव स्नेहीकरण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सस्यानुवर्तन हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों बताना है, क्वेश्चन आप समझिए कि सस्यानुवर्तन ब्लैंक्स हेतु आवश्यक है। बताना है कि जो क्रॉप रोटेशन है वह किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन है मृदा की उर्वरता बढ़ाने, प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने, या खनिजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, या खाद्य फसलें प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। दोस्तों जो क्रॉप रोटेशन हम यूज करते हैं, या जो विधि है, मेथड, क्रॉप रोटेशन मेथड, इसका मुख्य प्रयोग हम मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं। क्योंकि दोस्तों एक साल में जब हम 2-3 प्रकार की अलग अलग किस्में लेते हैं तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रहती है। जैसे कि एक साल में कम से कम हमें पहले तो ग्रेमीनी फसलों की खेती करना चाहिए, उसके बाद में पल्सेस क्रॉप की, मतलब उथली जड़ वाली फसलों के बाद में हमें गहरी जड़ें वाली फसलों को उगाना चाहिए। इसकी वजह से मृदा की जो उर्वरता रहती है वह कायम रहती है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पादप वृद्धि नियामक है जिब्रेलिन, ट्राइएकॉन्टेनॉल या साइटोकाइनिन या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ट्राइएकॉन्टेनॉल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लैंक्स एक ट्रैक्टर चलित उपकरणों जिसका उपयोग उथली जुताई करने, खरपतवार को मारने और बीजों को ढकने के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे? बुआई यंत्र, हल या हैरो या है बेलर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, हैरो इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कुत्तों द्वारा मवेशियों में कौन सा संक्रमण होता है? तो दोस्तों बताना है कि जो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा स्टूडेंट्स बता सकता है कि कुत्तों द्वारा मवेशियों में कौन सा संक्रमण होता है? रानीखेत, पशु प्लेग या रेबीज या दाद। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, रेबीज इसका एक सही आंसर है। कुत्तों द्वारा मवेशियों में रेबीज रोग फैलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो किस प्रकार से दिया हुआ है कि निम्न में से चारे वाली फसलों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों बताने कि निम्न में से चारे वाली फसलों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को, ज्वार को, लूसर्न को और बरसिम को। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लूसर्न। चारे वाली फसलों की रानी हम लूसर्न को कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें दोस्तों यह जो क्वेश्चन है वो बताना है कि इनमें से बौछारी सिंचाई का एक रूप है वह कौन सा है? वह ऑप्शंस है छिड़कावा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, सीढ़ीदार सिंचाई व केंद्रीय धुरी सिंचाई। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका केंद्रीय धुरी सिंचाई। दोस्तों केंद्रीय धुरी सिंचाई बौछारी सिंचाई का एक रूप होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक्स शुष्क खेती से संबंधित नहीं है। उपलब्ध आर्द्रता का प्रभावी उपयोग, उच्च फसल की उपज, आर्द्रता का अभिग्रहण और संरक्षण व मैदान का बड़ा आकार। दोस्तों हमने 4 ऑप्शन बोल दिए। अब इसमें से आप समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ब्लैंक शुष्क खेती से संबंधित नहीं, मतलब दोस्तों जहाँ शुष्क खेती है उससे संबंधित नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च फसल की उपज। जैसे दोस्तों जब शुष्क खेती से संबंधित नहीं, शुष्क खेती से क्या उच्च फसल उत्पादन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च फसल की उपज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस प्रकार से दिया हुआ है कि सामान्यतः प्रयोग होने वाला प्रशीतक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रेयान या द्रव नाइट्रोजन या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेयान। फ्रेयान इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथ्रेक्स का टीकाकरण शुरू होता है। तो दोस्तों बताना है कि जो एंथ्रेक्स का जो टीकाकरण है यह कब शुरू होता है? 2 वर्ष की आयु में, 4 महीने की आयु में या 1 वर्ष की आयु में या 3 वर्ष की आयु से अधिक। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा 4 महीने की आयु से। जो एंथ्रेक्स का जो टीका है होता है, जिसे हम टीके को हम दोस्तों वैक्सीन बोलते हैं। आपको कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वैक्सीन की जो हिंदी मीनिंग है वह क्या होता है। तो दोस्तों जो टीका है उसे ही अंग्रेजी में, इंग्लिश में वैक्सीन कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 महीने की आयु से। एंथ्रेक्स का टीकाकरण 4 महीने की आयु से होता है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है कि ट्रांसप्लांटिंग निम्न में की जाने वाली शस्य स्थापना की प्रसिद्ध विधि है? मक्का की, मूंगफली की, गेहूं की या धान की। दोस्तों आप अधिकांश जानते हैं कि जो ट्रांसप्लांटिंग है यह किस फसल में की जाती है। तो दोस्तों जो ट्रांसप्लांटिंग मेथड है यह अधिकांश धान में की जाती है। जब दोस्तों हम पेडी का कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें यह मेथड यूज की जाती है मोस्टली। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा धान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया हुआ है गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पारंपरिक किस्मों को निम्न के साथ क्रॉस करके विकसित किया गया था। किसके साथ इसे क्रॉस? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह बताना है कि यह कौन सी किस्म के साथ में क्रॉस किया गया था। यूरोपियन किस्में, मैक्सिकन किस्में, अफ्रीकन किस्में या अमेरिकी किस्में। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा मैक्सिकन किस्में।
मैक्सिकन किस्में इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुर्गी पालन हेतु महत्वपूर्ण विटामिन है, तो दोस्तों बताना है कि मुर्गी पालन हेतु कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। तो दोस्तों इसका जो सबसे सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए। विटामिन ए मुर्गी पालन हेतु एक महत्वपूर्ण विटामिन होता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार से दिया हुआ है कि दूध का पीलेपन से भूरेपन में बदलना मवेशियों में देखे जाने वाली किस रोग का लक्षण है? थनैला रोग, कष्ट प्रसव, फीताकृमि, संक्रमण या पेट फूलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थनैला रोग के कारण दूध का पीलेपन से भूरेपन में बदलना अधिकांशतः देखा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि शुष्कन से पहले कुछ फलों पर प्रयोग किए जाने वाला एंटी डार्कनिंग उपचार है, तो वह है ब्लांचिंग, ऑटोक्लेव करना, लवणन या सल्फरन। तो दोस्तों वह हो जाएगा ब्लांचिंग। शुष्कन से पहले कुछ फलों पर प्रयोग किए जाने वाला एंटी डार्कनिंग उपचार है, वह हो जाएगा ऑप्शन है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम निहित होता है, तो बताना पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम की परसेंटेज मात्रा कितने परसेंट होती है? 20%, 30% या 50% या तो 60%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 60%। इसमें जो पोटेशियम की परसेंटेज मात्रा है वह होती है 60%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है कि श्रृंखला सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस में विभाजित किया जाता है? आयत में, त्रिभुज में, षटकोणीय में या वर्ग में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा त्रिभुज में। त्रिभुज में इसे विभाजित किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूखा रोग रिकेट्स निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों बताना है कि जो सूखा रोग है यह किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, जो रिकेट्स सूखा रोग होता है वह होता है कैल्शियम की कमी के कारण। ऑप्शन ए, कैल्शियम की कमी के कारण यह रोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि वे फसलें जिन्हें वृद्धि के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी फसल को पकने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है? चावल और बीन्स, मक्का और अन्य अनाज, गेहूं और मक्का या चावल और गेहूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चावल और गेहूं। चावल और गेहूं को पकने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि सस्यावर्तन किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है, बताना है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने में, प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने में, खनिज गुणवत्ता बढ़ाने में या खाद्य फसलें प्राप्त करने में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा मृदा की उर्वरता बढ़ाने में। मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सस्यावर्तन आवश्यक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पीले रंग की सीरामोजेक प्रतिरोधी भिंडी की किस्म है? ऑप्शन है अर्का अनामिका, अर्का अभय, परभनी क्रांति या ए सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए सभी। ए सभी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? दोस्तों बताना है कि इन सभी जो ऑप्शन है इनमें से विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सेब, आम, बारबंडस चेरी या केला। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बारबंडस चेरी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से भी दो क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो दोस्तों वह है बारबंडस चेरी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वह भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है, पर फर्क इतना रहेगा कि कई सारे ऑप्शंस में बारबंडस चेरी दिया हुआ नहीं रहता। तो दोस्तों उसके बाद का जो ऑप्शन रहेगा वह दिया रहेगा संतरा। तो दोस्तों आपको संतरा पे टिक करके आना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार से दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदारिनी संतरे की किस्म है? वेलेंसिया लेट, मौसम्बी, सतगुड़ी या नागपुर संतरा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी नागपुर संतरा, नागपुरी संतरा इसका एक सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक अपरिष्कृत प्रोटीन घटक पाया जाता है? मूंगफली की खली में, सोयाबीन की खली में, गेहूं की चोकर में या चावल के चोकर में? तो दोस्तों इसका जो सबसे सही आंसर होगा वह हो जाएगा सोयाबीन की खली में। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि दोस्तों सोयाबीन की खली में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे मवेशियों के आहार का निकटतम सिद्धांत नहीं माना जाता? दोस्तों इसमें मवेशियों मतलब होता है पशुओं, पशुओं के आहार का निकटतम सिद्धांत कौन सा नहीं माना जाता है आप सभी को पता है। मतलब दोस्तों जो पशुओं के जो आहार है, जो वह जो भोजन करते हैं, उनका जो निकटतम सिद्धांत इनमें से नहीं माना जाता वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों जो चारागाह है वह मवेशियों के आहार का निकटतम सिद्धांत नहीं माना जाता। आप सभी को पता है कि जब पशुओं का झुंड गांव में चरने जाता है तो वह गांव से कम बहुत थोड़ा दूरी पर ही जाता है, क्योंकि वह गांव के एकदम विलेज के निकटतम नहीं हो पाता, जहाँ पे मतलब दोस्तों जहाँ पे मनुष्य का रहना बंद होता है उसके बाद में वह चरने जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे फॉरेस्ट का जो एरिया है वह थोड़ा ज्यादा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाला भू आकृतिक कारक नहीं है? ऑप्शन है भूगर्भीय स्तर, स्थलाकृति, सौर विकिरण या उन्नता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, सौर विकिरण इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो किस प्रकार से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गर्भपात का कारण बनती है? टीबी, कॉक्सिडियोसिस, ब्रुसेलोसिस या रेबीज? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ब्रुसेलोसिस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ब्रुसेलोसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वार की डबल कट किस्म है? तो दोस्तों बताना है यह जो निम्नलिखित किस्म दी हुई है इसमें से ज्वार की जो डबल कट किस्म है वह कौन सी है? PC6, CO27 या HC136 या HC171? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, CO27। CO27 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी एक भैंस की नस्ल है? तो दोस्तों बताना है कि इनमें से जो भैंस की नस्ल है वह कौन सी है? ब्राउन स्विस, जर्सी, ओंगोल, सुरती? दोस्तों यह भी जो क्वेश्चन है वह सरल है। अगर जो स्टूडेंट्स MPPAT की सही में अगर सही तौर पे तैयारी करता हो तो उसे इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, सुरती। भैंस की एक नस्ल है सुरती, यह एक भैंस की नस्ल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो किस प्रकार से दिया हुआ है कि दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? इसमें से आप सभी को बताना है कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? ज्वार, मूंगफली, सरसों या कपास? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सरसों। सरसों यह एक रबी की फसल मानी जाती है या है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म यांत्रिक तत्व है? कैल्शियम, सेलेनियम, सोडियम, पोटेशियम? तो दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म यांत्रिक तत्व एलिमेंट्स नहीं है? तो दोस्तों वह है सेलेनियम, यह एक सूक्ष्म यांत्रिक तत्व नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलेनियम। सेलेनियम इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको MPPAT एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या क्वेरी होगी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं। हम आपकी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर से संबंधित जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। और दोस्तों मिलते रहिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स का बराबर वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।